दोस्तों वेलकम करता हूँ जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर में। और आज मैं आपके सामने शर्लक होम्स की बहुत शानदार कहानी लेकर आया हूँ, जिसका मुझे भी बड़ी बेसब्री से इंतजार था। तो आइए बिना किसी देरी के साथ कहानी सुनते हैं। द हाउंड्स ऑफ द बास्करविल्स। सर हेनरी बास्करविल्स। आप सुन रहे हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। हमारी सुबह के नाश्ते की मेज जल्द ही साफ कर दी गई और होम्स अपना ड्रेसिंग गाउन पहनकर संभावित साक्षात्कार का इंतजार कर रहे थे। हमारे आगंतुक मित्र समय के पक्के थे और सही समय पर पहुंचे। घड़ी में 10 बजे ही थे जब डॉक्टर मोर्टिमर पहुंचे और उनके साथ में एक संभ्रांत पुरुष था। वो छोटे कद का, चुस्त, काली आंखों वाला, करीब 30 साल की उम्र का था। उसका शरीर गठीला, भौहें घनी काली, चेहरा मजबूत और चौकोर था। उसने एक लोहित रंग की शर्ट का ट्वीड का सूट पहन रखा था। उसकी शक्ल मौसम से सताए हुए उस आदमी की तरह थी जिसने अपने जीवन का बहुत समय खुली हवा में बिताया हो। लेकिन उसकी दृढ़ आंखों में कुछ ऐसा था और चाल में ठहराव जिससे वो भद्र पुरुष लगता था। डॉक्टर मोर्टिमन बोले, ये सर हेनरी बास्करविल्स हैं। जी हाँ, वो बोले। मिस्टर शर्लक होम्स, आश्चर्य की बात यह है कि यदि मेरे मित्र आज प्रातः आपसे मिलने की योजना नहीं बनाते तो शायद मैं अपने आप ही आ जाता। मैं जानता हूँ कि आप छोटी पहेली भी सुलझा लेते हैं, परंतु आज प्रातः जो मेरे साथ घटना घटी वो ज़्यादा चिंतन मांगती है, पर मैं उतना दे नहीं पाता। आइए, कृपया कुर्सी ग्रहण कीजिए। क्या मैं ऐसा समझूं कि जब से आप लंदन पहुंचे आपके साथ कुछ विशेष रोमांचक घटना घटी है? नहीं मिस्टर होम्स, कुछ खास महत्व की नहीं है, बल्कि एक मजाक मात्र है। अगर आप अगर आप इसको पत्र माने तो ये एक पत्र है जो मेरे पास आज प्रातः ही पहुंचा है। उन्होंने पत्र को टेबल पर रखा और हम सब उसके ऊपर झुक गए। ये साधारण गुणवत्ता का एक भूरे रंग का कागज था। पता, सर हेनरी बास्करविल्स, नॉर्थम्बरलैंड होटल, लापरवाही से छपा था। डाकघर का स्टैंप, चेरिंग क्रॉस और पत्र डालने की तारीख पिछली शाम की थी। आने वाले पर तीखी नजर डालते हुए होम्स ने पूछा, किसको मालूम था कि आप नॉर्थम्बरलैंड होटल में जाएंगे? किसी को पता नहीं लगना चाहिए था। हमने डॉक्टर मोर्टिमर से मिलने के बाद ही यह निश्चय किया था। लेकिन डॉक्टर मोर्टिमर वहां रह रहे थे, इसमें कोई संशय नहीं। डॉक्टर बोले, नहीं, मैं एक मित्र के साथ ठहरा था। ऐसी किसी संभावना का संकेत भी नहीं था कि हम इस होटल में जाना चाहेंगे। ओह, तब तो कोई आपकी गतिविधियों में गहरी रुचि ले रहा है। उन्होंने लिफाफे में से एक फुल स्क्रैप के आधे पेज को निकाला जिसे 4 बार मोड़ा गया था। इस पेज को उन्होंने खोला और सपाट करके टेबल पर रखा। इस पर अखबार के प्रिंटेड शब्दों को काटकर जल्दी बीचों बीच चिपकाकर सिर्फ एक वाक्य बनाया हुआ था, अगर आपको अपनी जान और प्रयोजन प्यारा हो तो दलदल से दूर रहें। इसमें सिर्फ शब्द दलदल ही स्याही से लिखा गया था। सर हेनरी बास्करविल्स बोले, मिस्टर होम्स, शायद आप मुझे बतलाएंगे कि इस धमकी का क्या मतलब है। ये कौन है जो मेरे मामले में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? डॉक्टर मोर्टिमर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप कम से कम वास्तव में ये तो मानते हैं कि इसमें कुछ भी आदि दैविक नहीं है? सर नहीं, लेकिन ये किसी ऐसे व्यक्ति से तो आ सकता है जो कम से कम ये मानता हो कि ये कारोबार आदि दैविक है। सर हेनरी तीव्र स्वर में बोले, क्या कारोबार? मुझे ऐसा आभास होता है कि आप सब महानुभाव मेरे कारोबार के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। शर्लक होम्स बोले, सर हेनरी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप इस कमरे को छोड़ने से पहले हमको प्राप्त जानकारी अवश्य बांटेंगे। आपकी आशा के अनुसार हम सभी सिर्फ इस रोचक पत्र के बारे में ही विचार करेंगे। इसको कल शाम को ही जोड़कर डाक में डाला गया होगा। वॉटसन, आपके पास टाइम्स अखबार है? ये पड़ा है कोने में। कृपया कष्ट करें और बीच के पन्ने निकालें जहां मुख्य लेख लिखे होते हैं। उन्होंने इस पर एक सरसरी निगाह डाली, कॉलम्स पर आंखें ऊपर नीचे दौड़ाई। फ्री ट्रेड पर मुख्य लेख। मुझे इसमें से कुछ उद्धृत करने की इजाज़त दें।
आपको ऐसा लगेगा कि आपका विशेष प्रयोजन या आपके अपने उद्योग धंधे एक विशाल बचाव वाले आयात शुल्क से बढ़ावा पाएंगे, परंतु समझने की बात यह है कि ऐसा अधिनियम देश को संपत्ति से दूर रखेगा। हमारे आयात की कीमत कम हो जाएगी और इस देश में साधारण मूल्य गिर जाएंगे। वॉटसन, तुम इससे क्या समझ पाते हो? हर्ष से उल्लासित होकर होम्स ने संतोष से अपने दोनों हाथ मिलाते हुए कहा, क्या आप नहीं सोचते कि एक प्रशंसनीय विचार है? डॉक्टर मोर्टिमर ने अपने उच्च प्रशिक्षण की हवा मारते हुए होम्स की ओर देखा। वहीं सर हेनरी बास्करविल्स ने अपनी दो काली उलझनग्रस्त आंखें मेरी ओर घुमाई। मैं आयात शुल्क और अन्य चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, परंतु जहाँ तक इस बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हम उस नोट से संबंधित सुराग से अभी दूर हट गए हैं। इसके विपरीत मैं सोचता हूँ कि हम चिन्हित रेखा पर तेज़ी से चल रहे हैं। सर हेनरी, वॉटसन को मेरी गतिविधियों के बारे में ज़्यादा जानकारी है, परंतु मुझे डर है कि उनको भी इस वाक्य का सही तात्पर्य नहीं मालूम। नहीं, मैं मानता हूँ मुझे इसका सही संबंध नहीं मालूम। लेकिन डियर वॉटसन, ये एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये संबंध दूसरे संबंध से ही निकलता है। ये शब्द आपको अपनी जान, प्रयोजन, प्यारा हो, दूर रहें, क्या आपको दिखलाई नहीं देता कि ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? आश्चर्य, आप सही हैं। ठीक है, ये बहुत विवेकपूर्ण है, सर हेनरी ने कहा। अगर कुछ संदेह बाकी था, वो भी इस बात से दूर हो गया। दो शब्द दूर रहें और से एक साथ काटे गए हैं। जी हाँ, ये ऐसा ही है। मिस्टर होम्स, ये सब मेरी कल्पना से ज़्यादा है। डॉक्टर मोर्टिमर ने आश्चर्यचकित होकर मेरे मित्र को घूरते हुए कहा। अगर कोई कहता है कि ये शब्द अखबार से काटकर लिए गए हैं तो मेरी समझ में आता, परंतु तुमने तो ये भी बता दिया कि कौन से मुख्य लेख से आए हैं। ये मेरे लिए अत्यंत असाधारण और आश्चर्यजनक घटना है जो मुझे अब तक ज्ञात है। आपने ये सब कैसे किया? मैं ये मानता हूँ डॉक्टर कि आप एक नीग्रो की खोपड़ी और एक एस्किमो की खोपड़ी पहचान सकते हैं। हाँ, अवश्य। परंतु कैसे? क्योंकि ये मेरा विशेष शौक है। दोनों खोपड़ियों का अंतर स्पष्ट दिखता है। टाइम्स अखबार के मुख्य पूंजीवादी प्रकाशन के टाइप में और आधी पैनी के शाम के अखबार के प्रिंट में उतना ही अंतर हो सकता है जितना कि नीग्रो और एस्किमो की खोपड़ी में। क्राइम विशेषज्ञ के लिए टाइप की पहचान एक बहुत साधारण ज्ञान की शाखा है, परंतु ये भी मानता हूँ जब मैं बहुत युवा था तब एक बार लीड्स मरकरी और वेस्टर्न मॉर्निंग न्यूज़ के बारे में भ्रम में पड़ गया था। परंतु टाइम्स लीडर अखबार बिल्कुल अलग है और ये शब्द कहीं और से नहीं काटे जा सकते, क्योंकि ये सब कल किया गया था, इसलिए पूरी तरह संभावना थी ये कल के अखबार में मिलते। सर हेनरी बास्करविल्स बोले, जहाँ तक मैं आपको समझ पाया हूँ किसी ने संदेश को कैंची से काटा है। होम्स बोले, नील कैंची से। आप देख सकते हैं ये बहुत छोटे ब्लेड की कैंची थी, क्योंकि काटने वाले को दूर रहे में दो कट लेने पड़े। ऐसा ही हुआ होगा, किसी ने छोटे ब्लेड की कैंची से संदेश को काटा होगा, फिर पेस्ट किया गोंद से पेपर पेस्ट किया। परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि शब्द दलदल हाथ से क्यों लिखे गए, क्योंकि उसे वो छापे में नहीं मिला। बाकी सब शब्द बड़े साधारण थे और किसी भी अखबार से मिल सकते थे, लेकिन शब्द दलदल इतना सामान्य नहीं है। क्यों? यह अब इससे स्पष्ट हो जाता है। इस संदेश से आपको और क्या समझ में आता है मिस्टर होम्स? हाँ, एक दो अन्य संकेत भी मिलते हैं, हालांकि सबूत मिटाने की भरकस कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि पता भद्दे अक्षरों में लिखा गया है, परंतु टाइम्स अखबार कभी पाया जाता है तो सिर्फ पढ़े लिखे हाथों में ही। अतः ये माना जा सकता है संदेश किसी पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा ही बनाया गया है। वो शायद अनपढ़ का स्वांग रचना चाहता होगा और इसका अपने लेख को छुपाने का प्रयत्न ये इंगित करता है कि लेख पहचाना जा सकता है। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि शब्द के अक्षर एक सीधी लाइन में नहीं चिपकाए गए हैं, कोई ऊपर है तो कोई नीचे। बतौर उदाहरण, ज्ञान सही जगह पर बिल्कुल नहीं है। यह सावधानी या मन की व्यग्रता और काटने वाले की जल्दबाजी की ओर इशारा करते हैं। पूरी नज़र से देखूं तो मैं बाद वाली संभावना को सही मानता हूँ। विषय वास्तव में बहुत ज़रूरी था और ऐसा नहीं हो सकता था
कि ऐसा संदेश रचने वाला कोई लापरवाही बरत सकता। अगर वो जल्दी में था तो एक सवाल और उठता है कि वो जल्दी में क्यों था, क्योंकि कोई भी पत्र जो प्रातः सुबह डाक में डाला जाएगा वो सर हेनरी के होटल छोड़ने से पहले उन्हें मिल ही जाएगा। क्या रचयिता को किसी प्रकार की बाधा पड़ने का डर था? अगर हाँ तो किससे? डॉक्टर मोर्टिमर बोले। अब हम अनुमान लगाने लगे हैं, या ये कहें कि अब हम अनेक संभावनाओं के क्षेत्र में आ गए हैं, जहां सबसे अधिक होने वाली संभावना को अपना सकते हैं। ये बात का वैज्ञानिक प्रयोग है। हमारे पास कुछ तो भौतिक आधार होने चाहिए जिस पर हम दांव लगा सकें। अब आप इसको अवश्य अनुमान ही कहेंगे, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये पता एक होटल में ही लिखा गया है। आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर आप इसका बारीकी से निरीक्षण करें तो देखेंगे कि पेन और स्याही दोनों ने ही लिखने वाले की मुश्किल की थी। पेन ने छींटे फेंके हैं। एक ही शब्द लिखने में 2 बार और एक छोटा सा पता लिखने में 3 बार पेन का सूख जाना ये दर्शाता है कि दवात में बहुत थोड़ी स्याही थी। निजी पेन और स्याही की बोतल में ऐसा नहीं होता। दोनों का साथ साथ खत्म होना भी शायद ही कभी हो। पर आप होटल के पेन और होटल की दवात के बारे में तो जानते ही होंगे। इसके सिवाय और कुछ समझ पाना मुश्किल है। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि अगर हम चैरिंग क्रॉस के आसपास के सभी होटलों की वेस्ट पेपर बास्केट को जब तक खंगालें तब तक हमें टाइम्स लीडर अखबार के काटे हुए पन्ने नहीं मिल जाते, तो वो अकेला संदेश भेजने वाला हमारे हत्थे चढ़ जाएगा। वाह वाह, क्या बात है। उस फुल स्केप कागज को अपनी आंखों से सिर्फ 1 या 2 इंच दूर रखकर बारीकी से देख रहे थे जिस पर वो शब्द चिपकाए गए थे। अच्छा, कागज को नीचे फेंकते हुए बोले। कुछ नहीं, ये कागज का आधा पन्ना है जिस पर वाटरमार्क भी नहीं है। मैं सोचता हूं कि हमने इस पेपर को जितना हो सका है उतना निष्कर्ष निकाल लिया है। सर हेनरी, क्या आपके साथ कुछ और अजीब हुआ है जब आप लंदन में आए हैं? क्यों नहीं तो, मैं नहीं सोचता मिस्टर होम्स। आपने किसी को अपना पीछा करते हुए तो नहीं देखा है? मुझे लगता है कि मैं एक छोटे उपन्यास के मध्य में चल कर आ गया हूं, हमारे मेहमान ने कहा। कोई मेरा पीछा या निगरानी भला क्यों करेगा? हम इस सब्जेक्ट पर भी आ रहे हैं। इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट की गहराई में जाएं, क्या आपको इस सब्जेक्ट के बारे में हमें और कुछ नहीं बतलाना? हाँ, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को रिपोर्ट करने के लायक मानते हैं। मैं समझता हूं कि वो सब जो सामान्य दिनचर्या से अलग लगता है वो रिपोर्ट करने लायक है। सर हेनरी मुस्कुराकर बोले। मैंने अपना ज्यादातर वक्त स्टेट्स और कनाडा में बिताया है, इसलिए मैं अभी तक ब्रिटिश जिंदगी के बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन एक जूता खोना यहाँ की जिंदगी की सामान्य घटना नहीं कही जा सकती। कहीं जूता खो गया है? डॉक्टर मोर्टिमर चिल्लाए। माय डियर साहब, ये कहीं गलत जगह पर रख दिया होगा। आप जब वापस होटल जाएंगे तो मिल जाएगा। मिस्टर होम्स को इस तरह की छोटी घटना के बारे में क्यों परेशान करना चाहिए? जी हाँ, उन्होंने सामान्य से बाहर की घटना के बारे में पूछा था। होम्स बोले। बिल्कुल ठीक समझा। घटना कितनी ही बेवकूफ़ी वाली क्यों ना लगे, आप कहते हैं कि आपका जूता खो गया है। हाँ, किसी तरह से गुम हो गया। पिछली रात को मैंने दोनों जूतों को दरवाजे के बाहर रख दिया था और सुबह देखा तो सिर्फ एक ही था। मैं उस लड़के से जो जूता साफ करता है कुछ भी नहीं उगलवा पाया। सबसे खराब बात यह कि कल रात ही मैंने नए जूतों की जोड़ी को स्टैंड से खरीदा था और मैंने उन्हें एक बार भी नहीं पहना। अगर आपने उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहना तो फिर सफाई के लिए क्यों बाहर रखा? वो छाल चमड़े के जूते थे जिन पर कभी वार्निश नहीं हुई थी, इसलिए मैंने उनको बाहर रख दिया था। मेरी ये समझ में आया कि आप लंदन के आने के तुरंत बाद जल्दी बाहर गए और जूतों की जोड़ी खरीद लाए। मैंने अच्छी खासी शॉपिंग की। डॉक्टर मोर्टिमर मेरे साथ थे। अगर मुझे वहाँ जमींदार बनना है तो मुझे उसी तरह के कपड़े भी तो पहनने चाहिए। पश्चिम में मैं अपने रहन सहन के बारे में कुछ लापरवाह हो गया था। दूसरी चीज़ों के साथ मैंने ये ब्राउन बूट भी खरीदे। इसके लिए मैंने $6 दिए थे। इनमें से एक जूता मेरे पैर में डालने से पहले ही चोरी हो गया। शर्लॉक होम्स बोले। ये एक बहुत ही बेकार की चीज़ की चोरी लगती है। मैं मानता हूँ और भरोसा करता हूँ कि खोया हुआ जूता मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जमींदार निश्चयपूर्वक बोले। तो महानुभाव, अब मैं कहूँगा
कि मैं कुछ भी जानता था मैं उसके बारे में सब कुछ बोल चुका हूँ। अब वक्त आ गया है कि अब आप अपना वादा निभाएं और मुझे बताएं कि हम इसका क्या नतीजा निकालें। होम्स बोले, आपकी प्रार्थना बहुत सही है मोर्टिमर। मैं सोचता हूँ कि आप इससे ज्यादा अच्छा और क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि अपनी कहानी सुनाएं जैसे कि आपने हमें सुनाई थी। इस प्रकार प्रोत्साहित होते हुए हमारे वैज्ञानिक दोस्त ने अपनी जेब से पेपर निकाले और पूरे केस को, जैसा कि वो पिछली सुबह कर चुके थे, सुना दिया। सरबास केरवल्स ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और कभी कभी उनको हैरानी भी हुई। जब लंबा विवरण खत्म हुआ तब वो बोले, ऐसा लगता है कि मुझे विरासत के साथ साथ प्रतिशोध भी मिला है। हाँ, मैंने खूंखार जीव के बारे में तो तब से सुना है जब मैं नर्सरी में था। ये परिवार की दुलारी कहानी है, लेकिन मैंने कभी इसको गंभीर रूप से नहीं लिया। लेकिन मेरे अंकल की मौत मेरे दिमाग को गर्म कर देती है और मैं अभी तक उसका कारण साफ तौर से नहीं समझ पाता हूँ। आप भी शायद अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि ये पुलिस का केस बनता है या ईसाई चर्च के पुरोहित वर्ग के पुरुष का। सही कहा। और अब ये होटल पर पत्र भेजने का चक्कर मेरे हिसाब से ठीक जगह बैठता है, डॉक्टर मोर्टिमर बोले। इससे ये मालूम होता है कि कोई हमसे ज्यादा जानता है दलदल पर क्या हो रहा है। होम्स बोले, वो भी कोई दोस्त से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको आने वाले खतरे से सचेत किया है। या ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए मुझे डराना चाहा हो। सच में ये भी पॉसिबल हो सकता है। डॉक्टर मोर्टिमर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे ऐसी समस्या से अवगत कराया जिसके बहुत सारे रोचक पहलू हैं, सर हेनरी। लेकिन अब व्यवहारिक पहलू ये है कि आपको हॉल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? वहां खतरा है। तुम्हारा मतलब है कि खतरा उस व्यक्ति से है जो इस फैमिली में विशेष रुचि रखता है, या वहां रहने वाले व्यक्तियों से? जी हाँ, यही तो हमें पता लगाना है। जो कोई भी हो, मेरा जवाब तय है मिस्टर होम्स। नरक में कोई शैतान नहीं और पृथ्वी पर कोई आदमी नहीं जो मुझे मेरे अपने जनों के घर जाने से रोक सके। आप इसे मेरा अंतिम जवाब मान सकते हैं। उनकी काली भौहें सघन हो गईं और जब वो बोले तो चेहरा लाल हो गया। इससे साफ जाहिर होता था कि भास्कर विल्स का उग्र स्वभाव अभी भी उनके आखिरी उत्तराधिकारी में बुझा नहीं था। वो बोले, फिलहाल मुझे उस सब पर विचार करने का वक्त नहीं मिला जो आपने मुझे कहा है। एक आदमी के लिए एक ही बैठक में समझना और निश्चय करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे कम से कम शांति से 1 घंटा मिलना चाहिए जिससे मैं अपना मन बना सकूं। मिस्टर होम्स, देखिए अभी 11:30 हुए हैं और मैं यहाँ से सीधा अपने होटल जा रहा हूँ। बहुत अच्छा होगा कि आप और आपके मित्र डॉक्टर वॉटसन करीब 2 बजे आ जाएं और हमारे साथ दोपहर का खाना खाएं। तब मैं आपको साफ तौर पर बतला दूंगा कि ये विचार मुझे कैसा लगा। वॉटसन, क्या आपको ये सुविधाजनक लगा? बिल्कुल। तब आप उम्मीद करें कि हम आएंगे। क्या मैं एक टैक्सी बुला दूं? मैं पैदल जाना पसंद करूंगा। इस मामले ने मुझे झकझोर दिया है, उनके साथी बोले। मैं भी आपके साथ खुशी से चलूंगा। तब हम लोग फिर 2 बजे मिलते हैं। गुड बाय। हमें अपने मेहमानों के जीने से नीचे उतरने की आवाज सुनाई दी और जोर से दरवाजा बंद करने का शब्द भी सुनाई दिया। एक पल में ही होम्स निस्तेज स्वप्न देखने वाले से चुस्त कार्यकर्ता के रूप में बदल गए। वॉटसन, हमारे पास एक पल भी खोने के लिए नहीं। जल्दी अपने जूते और हैट लो। वो अपने कमरे में तुरंत अपना ड्रेसिंग गाउन पहने ही चले गए और तुरंत अपना फ्रॉक कोट पहनकर कुछ सेकंड में ही वापस आ गए। हम लोग जल्दी से सीढ़ियां उतरकर गली में नीचे आ गए। डॉक्टर मोर्टिमर और बास्करविल्स अभी तक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की दिशा में करीब 200 गज की दूरी पर हमसे आगे अभी तक दिखाई दे रहे थे। क्या मैं दौड़कर जाऊं और उनको रोकूं? किसी हालत में नहीं डियर वॉटसन। अगर आप मेरा साथ चाहते हैं तो मैं आपके सानिध्य से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। हमारे मित्र अक्लमंद हैं, क्योंकि ये मौसम प्रातःकालीन सैर के लिए सुहाना है। उन्होंने तेजी से चलना शुरू किया ताकि उनकी बीच की दूरी करीब पहले से आधी रह जाए। इसके बाद हमने करीब 100 गज की दूरी रखते हुए उनका ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट तक पीछा किया और फिर बाद में रिजेंट स्ट्रीट तक। हमारे मित्र लोग एक बार रुके और एक दुकान में देखने लगे तो होम्स ने भी वैसा ही किया।
कुछ पलों के बाद वो कुछ संतोष के साथ चिल्लाए। उनकी निगाहों का पीछा करते हुए मैंने देखा कि एक टैक्सी जिसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था और जो गली की दूसरी साइड में रुकी खड़ी थी, अब धीरे धीरे चलने लगी। वॉटसन, जल्दी आओ, वही हमारा आदमी है। हम और कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसे अच्छी तरह देख तो सकते हैं। उसी वक्त मुझे लगा कि टैक्सी की साइड खिड़की से कोई घनी काली दाढ़ी वाला पैनी निगाहों से हमको घूर रहा था। अकस्मात टैक्सी का दरवाजा खुला, चालक के ऊपर कोई जोर से चिल्लाया और गाड़ी रिजेंट स्ट्रीट की ओर फर्राटा भरकर दौड़ पड़ी। होम्स ने उत्साहपूर्वक चारों ओर देखा कि कोई खाली टैक्सी हो, पर कोई भी नहीं थी। तब वो तेजी से पीछा करते हुए भीड़ के साथ जल्दी से चले, लेकिन गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी और टैक्सी आंखों से ओझल हो चुकी थी। होम्स जब गाड़ियों की भीड़ के संताप से हाँफते हुए और सफेद चेहरा लेकर बाहर निकले तो चिल्लाकर बोले, उधर देखो, क्या कभी हमारा ऐसा दुर्भाग्य और खराब मैनेजमेंट हो सकता था? वॉटसन, वॉटसन, अगर तुम एक ईमानदार आदमी हो तो इस घटना को अवश्य ही मेरी नाकामयाबियों में दर्ज करोगे। वो आदमी कौन था? मुझे कुछ नहीं पता। एक स्पाई? हाँ, शायद। लंदन में आने के बाद जहां तक हमें खबर मिली है, बास्करविल्स की बहुत करीब से कोई निगरानी कर रहा था। ये किस प्रकार इतनी जल्दी पता लगाया जा सकता था कि वो नॉर्थम्बरलैंड होटल में रुकेंगे? अगर इसने पहले दिन उनका पीछा किया होगा तो मैंने तर्क किया कि वो उनका दूसरे दिन भी पीछा करेंगे। तुमने गौर किया होगा कि जब डॉक्टर मोर्टिमर अपना लीजेंड पढ़ रहे थे तो मैं 2 बार खिड़की की तरफ चलकर गया था। जी हाँ, मुझे पता है। मैं गली में घूमने वालों को देख रहा था, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। वॉटसन, हम एक होशियार का सामना कर रहे हैं। ये मामला बहुत पेचीदा है। मैंने अभी तक अपनी फाइनल राय नहीं बनाई है कि ये जो हमारे संपर्क में है वो एक शुभ चिंतक या दुर्भावनापूर्ण एजेंसी है। मैं चालों और धोखों के लिए हमेशा जागरूक रहता हूँ। जब हमारे मित्रगण चले गए तो मैंने तुरंत उनका पीछा किया, इस उम्मीद में कि मैं उनके छुपे हुए पीछा करने वाले का पता लगा लूंगा। लेकिन वो इतना चालाक था कि उसको पैदल चलने में अपने पर भरोसा नहीं था। इसलिए उसने एक टैक्सी ली जिससे वो अगर चाहे तो उनके पीछे घूम फिर सकता था या जरूरत होने पर तेजी से उनके आगे जा सकता था और उनको दिखाई भी नहीं देता। इस उपाय से एक और फायदा था, अगर वो लोग एक टैक्सी करते तो वो उनका पीछा करने के लिए तैयार था। लेकिन इसमें एक कमी थी, वो टैक्सी ड्राइवर के अधीन था। बिल्कुल सही कहा। क्या मुश्किल है, हमने टैक्सी का नंबर नहीं लिया। माय डियर वॉटसन, मैं असहज तो रहा, लेकिन तुम गंभीर रूप से ये कल्पना मत करना कि मैंने उसका टैक्सी नंबर नहीं लिया। उसका टैक्सी नंबर 2704 है, लेकिन अभी ये हमारे किसी काम का नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे। टैक्सी देखते ही मुझे तुरंत पीछे मुड़ जाना चाहिए था और दूसरी दिशा में चला जाता। इसके बाद आराम से एक दूसरी टैक्सी करता और पहली टैक्सी के थोड़ी दूर पर रहकर पीछा करता। इससे ज़्यादा अच्छा होता कि मैं नॉर्थम्बरलैंड होटल जाता और इंतज़ार करता जब तक वो अज्ञात व्यक्ति बास्करविल्स का पीछा करता हुआ घर पहुंचता, तो हमको उसी की चाल चलकर उसको मात देने का मौका मिलता और पता चलता कि वो कहाँ गया। अब हम धोखा खा गए और अज्ञात व्यक्ति को खो दिया। हमारे कॉम्पिटिटर की शक्ल, शक्ति और तेजी और हमारी असावधानी पूर्ण उत्सुकता से ऐसा हुआ है। इस बातचीत के दौरान हम धीमे धीमे रिजेंट स्ट्रीट की ओर टहल रहे थे और डॉक्टर मोर्टिमर और उनका साथी हमारी आंख से ओझल हो चुके थे। होम्स बोले, अब हमें उनका पीछा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। छाया चली गई और वापस नहीं आएगी। हमें देखना है कि अब हमारे हाथ में और क्या पत्ते हैं और उनको किस प्रकार सही तरीके से चला सकते हैं। क्या हम टैक्सी के अंदर बैठे व्यक्ति के बारे में कुछ निश्चित रूप से कह सकते हैं? मैं सिर्फ उसकी दाढ़ी के बारे में ही जानता हूँ, और मैं भी यही कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः वो नकली दाढ़ी थी। एक अक्लमंद आदमी और इतने नाजुक काम पर अपने चेहरे की विशेषताएं छुपाने के लिए दाढ़ी लगाने के अलावा और क्या कर सकता है? वॉटसन, इधर आइए। वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ऑफिस की ओर मुड़े, जहां उनका मैनेजर ने अभिवादन किया। ओह विल्सन, तुम उस छोटे केस को भूले नहीं होंगे जिसमें मैंने तुम्हारी मदद की थी।
नहीं सर, वास्तव में मैं नहीं भूला। आपने मेरे अच्छे नाम को बचाया और शायद मेरी जिंदगी को भी। माय डियर फ्रेंड्स, तुम कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। विल्सन, मेरे लड़कों में एक लड़का कार्ट राइट नाम का था जिसने तहकीकात के दौरान कुछ योग्यता दिखाई थी। जी जी हाँ, वो अभी भी हमारे साथ है। क्या आप उसको फोन कर सकते हैं? धन्यवाद, मैं इस 5 पाउंड के फुटकर चाहूंगा। एक 14 साल का छोकरा जिसके चेहरे पर चमक और जिज्ञासा थी, मैनेजर ने बुलाया। वो प्रसिद्ध डिटेक्टिव के सामने खड़ा था और उनको आदरपूर्वक घूर रहा था। होम्स बोले, मुझे होटल डायरेक्टरी दें। धन्यवाद कॉर्डराइट, यहाँ पर चैरिंग क्रॉस के बिल्कुल आसपास 23 होटलों के पते हैं। क्या तुम देख पाते हो? जी हाँ। तुम एक एक करके इन सब में जाओगे? जी हाँ। तुम हर बार बाहर खड़े चौकीदार को 1 शिलिंग दोगे। ये लो पकड़ो 23 शिलिंग। जी हाँ। तुम उसको बोलोगे कि तुम कल का वेस्ट पेपर बास्केट देखना चाहते हो। तुम बोलोगे कि एक जरूरी टेलीग्राम गलत जगह पर चला गया है और तुम उसे खोजना चाहते हो। आया तुम्हारी समझ में क्या? जी हाँ, हाँ साहब। लेकिन तुम वास्तव में दी टाइम्स अखबार के बीच के पन्ने को, जिसमें कैंची से कुछ छेद किए गए हों, उसको खोजोगे। ये देखो, दी टाइम्स अखबार की एक कॉपी है और ये रहा पेज। तुम उसे आराम से पहचान पाओगे, है कि नहीं? हाँ साहब। हर केस में बाहर का पोर्टर हॉल के पोर्टर को बुला भेजेगा। तुम उसको भी 1 शिलिंग दोगे। ये 23 शिलिंग और लो। शायद तुम पाओगे कि 20 केस में 23 केस में से एक दिन पहले का वेस या तो जला दिया गया होगा या हटा दिया गया होगा। बाकी 3 केस में कागज का एक ढेर जरूर दिखाया जाएगा। तुम उसमें दी टाइम्स के उस पेज को ढूंढोगे। परिस्थितियां काफी हद तक ऐसी हैं, तुम शायद ही इसे ढूंढ पाओगे। तुम्हारे पास 10 शिलिंग किसी खास परिस्थिति के लिए बाकी है। मुझे तार देकर आज शाम तक बेकर स्ट्रीट ऑफिस पर सूचित करो। वॉटसन, हमें तार देकर नंबर 2704 के टैक्सी ड्राइवर का पता लगाना बाकी है और तब तक हम बॉन्ड स्ट्रीट स्थित किसी पिक्चर गैलरी में समय बिताएंगे। जब तो आगे की कहानी में क्या हुआ, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।